अच्छे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते रहें। तो पहली खबर आती है एक इन्वायरमेंट से संबंधित है, जिसमें तेलंगाना राज्य पर्यावरण को लेकर के काफ़ी सीरियस है। और तेलंगाना ने में 5 ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनको अवार्ड मिला हुआ है, ग्रीन एप्पल इन्वायरमेंट अवार्ड मिला हुआ है। ये ऐसी बिल्डिंगों को या ऐसे स्ट्रक्चर को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुरूप बनी होती है, जहाँ पे प्रॉपर हवा धूप आती रहे और जो दिखने में भी सुंदर हो, ठीक है। इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, लंदन बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो जरा सा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको इसके बारे में क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है, यही ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ग्रीन एप्पल अवार्ड देती है, जो इसके मानक के अनुरूप जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ होता है। और इसमें मेंबरशिप 100 यूरो की होती है। इसका फॉर्म भरना पड़ता है। और कौन कौन सी फील्ड में ये मिलता है, देखिए ऑटोमोटिव, बैंकिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इको टूरिज्म, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये बहुत सारे फील्ड्स में इसको, स्पोर्ट, लीजर, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, सब में इसको ग्रीन एप्पल अवार्ड मिलता है। तो आप लोग इसको वेबसाइट को जरूर विजिट विजिट करें और देखें कि और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके जानने लायक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है, द वर्ल्ड बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया विथ $358 मिलियन, ठीक है, फाइनेंसिंग एग्रीमेंट साइंड इन ढाका विद गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो साउथ एशिया में गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के साथ वर्ल्ड बैंक का एक करार हुआ है कि रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट से संबंधित, कि जो रोड रोड पे जो पब्लिक आम जनता चलती है या जो एक्सीडेंट होते हैं, उनको कैसे कम किया जाए, कैसे बचाया जाए, और रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो इस तरीके से बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट बांग्लादेश में साइन हुआ है। तो देखते हैं एग्रीमेंट के बारे में क्या क्या है, और जो इससे जुड़े हुए जो जो तमाम न्यूज़पेपर से जो खबरें ली गई, जो रेफरेंस लिया गया, उसको भी मैं एक एक करके दिखाऊंगा। द प्रोजेक्ट एम्स टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी एंड रिड्यूस फैटलिटीज एंड इंजरीज फ्रॉम रोड, ठीक है। बेसिकली जो रोड पे इंजरी होती हैं उनको कम करने के लिए, और रोड का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाए, ठीक है। हाई रिस्क हाईवे एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स, मतलब छोटी सी बड़ी रोडें, चाहे सिटी में हो, चाहे जिले में हो, चाहे गांव में हो, तो हर तरीके के हर रोडों को एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करवाया करवाया जाएगा, जिससे कि रोड एक्सीडेंट में कमी आए। अब साउथ एशिया ईस्टर्न सब रीजन, ठीक है, कंप्राइज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, ये सभी लोग साउथ एशिया में आ जाते हैं। नीड्स टू इन्वेस्ट एंड एस्टिमेट एक्स्ट्रा 118 बिलियन। वर्ल्ड बैंक ब्लॉग्स पे ये खुद ही खबर छपी हुई है। इन साउथ एशिया द केसेस फॉर रोड सेफ्टी इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रॉन्ग देन एवर, ठीक है। आप यहाँ से उसका रेफरेंस ले सकते हैं और भी इसमें जो पॉइंट हैं वो आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्या है, द रोड क्रैश डेथ्स एंड इंजरी disproportionately affects adults during their prime years of working and raising a family and rank among the leading cause of long term disability। तो जो बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी गई हैं, जो किसी फैमिली में एक ही कमाने वाला होता है, या किसी कारणवश जो एक ही रोजगार आदमी होता है, वो अपनी फैमिली का पालन पोषण करता है, लेकिन उसकी एक्सीडेंट में दुर्घटना होने के कारण पूरी फैमिली की दशा खराब हो जाती है। तो दोस्तों इस हिसाब से मानव के मूल्यों को परखते हुए इस योजना का निर्माण किया गया है मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों, अगला पॉइंट है साइक्लोन बिपरजॉय से संबंधित। साइक्लोन बिपरजॉय का, जैसा आपको मालूम ही है, तमाम देश के समाचार चैनल और आईएमडी के हवाले से अलर्ट आ रहा है कि साइक्लोन बिपरजॉय काफ़ी नुकसान पहुंचाता हुआ आगे बढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों यह गुजरात के जूनागढ़ और सौराष्ट्र जिलों में जो समुद्र तटीय इलाके हैं, उसके साथ साथ जो स्थल से संबंधित इलाके हैं, वहाँ भी काफ़ी नुकसान ये पहुँचाया हुआ है। और इसकी जो स्पीड है 150 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बताई जा रही है। लेकिन पहले आईएमडी ने ये सूचना दी थी कि यह साइक्लोन वेरी सीवियर, यानी बहुत खतरनाक होगा। उसके बाद इसका लेवल डाउन होकर के सीवियर हो गया, यानी कि जो तबाही मचने वाली थी उससे कम ही हुआ है दोस्तों। लेकिन हुई तो है, जान माल का खतरा हुआ ही है। तो इससे बचने के लिए जो है पहले से ही टीमें, एनडीआरएफ की टीमें और तमाम राहत रक्षा दल जो होते हैं, उनकी तैयारी कर ली गई थी। इसी बीच में सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो आई है, सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो है कि वन्य जीवों को भी
इसमें सुरक्षा प्रदान की गई है, उनके लिए डेडिकेटेड टीम रखी गई है। उससे उसके अनुसार अच्छा आइए आपको एक पेपर की क्लिप पर ले चलते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि साइक्लोन विपर है गुजरात गुजरात गवर्नमेंट हैज़ डिप्लॉयड 200 टीम, 200 टीमें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए लगा दी गई हैं, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि अ, दो लायन दो शेरों को इसमें से रेस्क्यू कर लिया गया है गिर फॉरेस्ट के अंदर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वन्य जीवों की सुरक्षा का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है, जिसमें 200 टीमें लगी हुई हैं दोस्तों। साथ में जैसा कि आपको मालूम है आजकल पॉल्यूशन बहुत हद तक बढ़ गया है। अब इस पॉल्यूशन को कैसे हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करके अपने एनवायरनमेंट की सुरक्षा कर सकते हैं, इसी के संबंध में आईआईटी मद्रास के द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल किया गया है। इसमें इन्होंने 2 टेक्नोलॉजी डेटा साइंस और आईओटी को यूज़ किया है। आईओटी क्या होता है मेरे दोस्तों? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है? ये चीज़ों को इंटरनेट से जोड़ देता है, उससे संबंधित डेटा को डिस्प्ले करता है। उसके बाद जो है डेटा साइंस जो डेटा का एनालिसिस करके उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में उसका अच्छा एक रिजल्ट का प्रारूप बना करके हमारे सामने प्रकट करता है। इसलिए आईओटी सेंसर से डेटा आएगा और डेटा जो है डेटा साइंस के द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। इसलिए इन दोनों टेक्नोलॉजी को क्लब करके यह एक डिवाइस बनाई गई है, जो कि बहुत ही कम खर्चे में बनाई गई है। इस डिवाइस का क्या होगा कि ये डिवाइस पब्लिक व्हीकल जो भी व्हीकल होगी हमारी उस पर इंस्टॉल कर दी जाएंगी। उसमें सेंसर लगा हुआ रहेगा, उस सेंसर के माध्यम से डेटा डेटा डिस्प्ले होता रहेगा। वही डेटा जो है और आगे फर्दर एनालिसिस होगा कि पॉल्यूशन का लेवल क्या है, कौन सी सिटी में कितना पॉल्यूशन है। उसके हिसाब से जो भी उनका कैलकुलेशन की टेक्निक होगी, जैसे कि मान लो एक शहर में 1 लाख गाड़ियां चल रही हैं, सभी गाड़ियों पे अगर ये आईओटी डिवाइस लगा दिया जाए, सभी का एक साथ डेटा कलेक्ट करके कितना पॉल्यूशन हो रहा है और कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, सभी का ये लोग एक बार डेटा निकाल के उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जो है उस पर रणनीति तैयार किया जाएगा और उसके बाद प्रदूषण नियंत्रक जो भी अभियान है उसके बाद चलाए जाएंगे। द टेक्नोलॉजी कुड हेल्प आइडेंटिफाई पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। देखिए द लो कॉस्ट, इसका जो डिवाइस है वो बहुत ही लो कॉस्ट का है और यह हर एक डिवाइस पे इंस्टॉल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लाखों की डिवाइस होगी, क्योंकि पब्लिक के लिए अगर ये बनाया जा रहा है तो पब्लिक के हिसाब से कॉस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। ये मोबाइल मॉनिटरिंग डिवाइस होगी जो कि पूरे शहर में लगाई जा सकती है और बिल्कुल अच्छे रिजोल्यूशन के साथ। रामचंद्र गुहा बुक, इनकी रामचंद्र गुहा एक लेखक थे जिनकी बुक है रिबेल अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम। इस टाइटल की इनकी एक बुक है, इसकी एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता हुआ है हिस्टोरिकल बायोग्राफी के क्षेत्र में 2023 के में, ठीक है। द प्राइज इज 5,000 जो है पाउंड का एक प्राइस है। द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ 7 पर्सन फ्रॉम ब्रिटेन, अमेरिका एंड आयरलैंड who joined India freedom fight against the British rule, ठीक है। जो विदेशी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हुए थे या एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे, उनके बारे में यह कहानी बता रही है पुस्तक। इसलिए इसको जो है हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023 का एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार मिला हुआ है। द बुक इज पब्लिश्ड बाय विलियम कॉलिंस, ठीक है। द बुक हैज वोन द एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023। The author of the book is Ramchandra Guha, who is an Indian historian and writer. The prize was awarded in London on June 12, 2023। 2023 को 12 जून का अवार्ड इनको मिला हुआ है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें विदेशियों ने भारत की स्वतंत्रता में भाग लिया था और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। इस तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज बन जाती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। गोपी चंद हिंदुजा टेक्स ओवर द चेयरमैन ऑफ द हिंदुजा ग्रुप के बारे में आप सबको पता ही होगा, काफी फेमस ग्रुप है ये। तो गोपी चंद हिंदुजा जो है चेयरमैन बने हैं किसके? हिंदुजा ग्रुप के, ठीक है। तो गोपी चंद हिंदुजा हैज टेकन ओवर द चेयरमैन ऑफ द हिंदुजा ग्रुप आफ्टर द रिसेंट, उनके ब्रदर की जो है मृत्यु हो गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी जगह पे गोपी चंद हिंदुजा को इस ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया है। इससे पहले ये इस ग्रुप के को चेयरमैन थे, ठीक है। एक इसमें होता है ऑटोमेटिव ऑयल एंड स्पेशली केमिकल के फील्ड में हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज का काफ़ी इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी इनका काम उस फील्ड में फैला हुआ है। गोपीचंद हिंदुजा एंड इंडियन बॉर्न ब्रिटिश बिलियनर, इनके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। और हिंदुजा ग्रुप फाउंडर कब हुआ था? 1914 में, ठीक है। 1914 में हिंदुजा ग्रुप का फाउंडेशन रखा गया था।
तो दोस्तों ये रहा इस तरीके से हिंदू जागरूक। और आगे देखते हैं दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है ये। इसमें आप ये है कि यूएसए इज गोइंग टू ज्वाइन यूनेस्को, रीज्वाइन गोइंग टू यूनेस्को इन जुलाई 2023। ठीक है, इससे पहले यूनेस्को की सदस्यता जो है यूएसए ने छोड़ दिया था कब, 2018 में। 2018 में इसने सदस्यता छोड़ दी थी और 2023 में फिर से ज्वाइन करने जा रहा है। अब ये बिल्कुल फाइनेंशियल कॉन्क्रीट फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आया है। इसकी कई सारी प्लानिंग है। इसमें ये कहा गया है कि 2023 जुलाई में यह ज्वाइन करेगा। और इसकी सूचना किसने दी है? यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑड्रे एजोली ने। यूनेस्को की मेंबरशिप इसकी खत्म हो गई थी 2018 में, और यह फिर से ज्वाइन करने आया है कुछ इसके फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या शामिल है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड सिटी ऑफ मोसुल, इराक। मेरे दोस्तों, तो इराक पे हमले हुए थे, जो आपको पता होगा सद्दाम हुसैन से संबंधित जो जो हमले हुए थे, उसमें अमेरिकन सेना का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने एक बार इस सिटी को तबाह करने के बाद फिर से उसी सिटी को बनाने जा रहे हैं। इसी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ ये लोग फिर से आए हैं। और 2018 में ये यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दिए थे, अब 2023 में फिर से यह ज्वाइन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है यूनेस्को के लिए, और हमारे जनरल नॉलेज के हिसाब से भी, हमारे एग्जाम के हिसाब से भी कि कौन से देश ने यूनेस्को की सब सदस्यता पुनः ग्रहण की है। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा कि अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता ग्रहण की है। और ये इससे पहले सदस्यता कब छोड़ चुका है? 2018 में। कौन सी प्लानिंग के साथ ये आया है? कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ, जिसमें इसका महत्वपूर्ण प्लानिंग है कि इराक के शहर मोसुल को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, इस तरीके से मेरे दोस्तों आप अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि रिंग से संबंधित है। रिंग एक पेमेंट गेटवे है जो कि नेशनल एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से संबंधित हो गया है। किसके लिए? यूपीआई प्लगइन को लॉन्च करने के लिए, ताकि रिंग के द्वारा भी यूपीआई प्लगइन इनेबल हो जाए और इसके द्वारा भी, इस पेमेंट गेटवे के द्वारा भी लोग पेमेंट कर सके। दोस्तों, पेमेंट गेटवे को कुछ कॉस्ट मिलती है अगर अपने थ्रू वो लोग पेमेंट करवाते हैं, तो इसमें यह रिंग भी एक नया पेमेंट गेटवे जो है शामिल हो गया है। क्यूआर कोड, यूपीआई पेमेंट, यूपीआई नंबर के द्वारा, स्कैन एंड पे के द्वारा इसमें पेमेंट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। राजा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, यह कृषि से संबंधित फेस्टिवल होता है। राजा फेस्टिवल फाइंड्स इट्स रूट्स इन ओडिशा एग्रीकल्चर हेरिटेज, वेयर इट मार्क्स ऑनसेट ऑफ मानसून एंड बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सीजन। ठीक है, इस तरीके से प्रकृति को यहाँ पे महत्व दिया जाता है, और प्रकृति और कृषि को इस फेस्टिवल में महत्व दिया जाता है। The belief that during Mother Earth undergoes menstruation, on thus the celebration honors the fertility of the land। भूमि की उर्वरकता के लिए यह फेस्टिवल मनाया जाता है। द फेस्टिवल 3 दिन तक यह चलता है। ठीक है, ये रहा कुछ उसके फेस्टिवल के बारे में मेरे दोस्तों। चलिए एक लिंक के माध्यम से आपको इसको थोड़ा सा और दिखा देते हैं। राजा फेस्टिवल इन उड़ीसा 14 से 16 जून तक मनाया गया है। इसका कुछ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल उसका वो भी है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि राजा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। यह प्रकृति से संबंधित है और कृषि से संबंधित है। उड़ीसा राज्य का यह नेटिव फेस्टिवल है। इस तरीके से राजा से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में मेरे दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया गया था? 15 जून को मनाया गया था। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डेट कब मनाया गया था? 15 जून को मनाया गया दोस्तों। इसमें ये सिखाया जाता है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि अपने से जो लोग बड़े हैं उनका सम्मान किया जाए, और उन्हीं के सम्मान में यह दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य था कि सीनियर सिटीजन की सुरक्षा करना। ठीक है, और इसका थीम क्या है? क्लोजिंग द सर्किल एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस ऑन ओल्डर एज पॉलिसी लॉ एंड एविडेंस बेस्ड रिस्पॉन्स। ये इसका बड़ा सा एक थीम का नाम है, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह जरूर पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड
एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 15 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम ये जो लिखी है यहाँ पे इसकी थीम है। और इस दिन की शुरुआत कब हुई थी, तो 2006 में से इसकी शुरुआत हो गई थी मेरे दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला पॉइंट है कि आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से संबंधित यह पॉइंट है। तो इसमें क्या बताया गया, आईओसी ने एक कंपनी है लांजा जेट से इसने आईओसी ने लांजा जेट के साथ पार्टनरशिप किया है, किसके लिए, फर्स्ट ग्रीन एविएशन फ्यूल फर्म बनाने के लिए। ठीक है। द प्रपोज्ड वेंचर विल सेट अप ए प्लांट टू मेक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, मतलब एविएशन फ्यूल मतलब जो यूज जिस फ्यूल का यूज हवाई जहाज में होता है उसको बनाने के लिए आईओसी और लांजा जेट ने आपस में डील साइन की है। विथ एल्कोहल टू जेट टेक्नोलॉजी एट द स्टेट रन कंपनी पानीपत रिफाइनरी में इसका स्थापना की जाएगी। कितना रुपये में, 3000 करोड़ रुपया लगा इसको बनाने में। ठीक है। द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अबाउट 23 बिलियन रुपीज, मतलब इतना रुपया इसको कॉस्टिंग की गई है कि इतना पैसा लग सकता है। ठीक है। द प्लांट विल हैव ए इम्प्रेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 80,000 टन का इसमें प्रोडक्शन हो सकता है। द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय एस.एम. वैद्या, चेयरमैन ऑफ आईओसी, ड्यूरिंग इंडस्ट्री इवेंट इन नई दिल्ली में इसका इंडस्ट्री इवेंट हुआ था। उसी में इस बात का अनाउंसमेंट हुआ कि आईओसी और लांजा जेट आपस में कोलैबोरेट करके एक फर्म बनाने जा रही हैं जो कि ग्रीन एविएशन फ्यूल का निर्माण करेगा दोस्तों। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी कि भारत एविएशन फ्यूल का भी एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी पपुआ न्यू गिनी को यहाँ से एविएशन फ्यूल का एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का निर्माण होगा यहाँ पे और जो कि प्रदूषण को कम करेगा और भी इसके कई सारे फायदे होंगे। तो मेरे दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। अगला पॉइंट है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज पार्टनर विद कोटक महिंद्रा। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोटक महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप किया है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द वेटरन्स। ठीक है, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए MOU was signed between Director General of Resettlement (DGR) and the Arms of Military Defense and Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited. The collaboration seeks to create employee opportunity for veterans, enabling them to have dignified second career in corporate sector. ठीक है. The primary goal of this collaboration is to facilitate transition of ex-servicemen to corporate world. The partnership will provide a job opportunity in veterans, enable them to have dignified second career corporate option. ठीक है. मतलब जो लोग आर्मी से रिटायर हो जाते हैं 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, कई लोग वॉलंटियर रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, वो लोग अगर चाहें तो उनके लिए टेक महिंद्रा के ये कोटक महिंद्रा के साथ इंडियन आर्मी का एक MOU साइन हुआ है कि वेटरन्स को, आर्मी के रिटायर्ड पर्सन को कोटक महिंद्रा में कॉर्पोरेट में जॉब मिल सकती है उनकी योग्यता के आधार पर। जो जितना पढ़ा रहेगा उसके हिसाब से योग्यता के आधार पर उनको जॉब मिल सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार के द्वारा, आर्मी के द्वारा। मेरे दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्तों कुछ भी